दोस्तों, आप सभी का स्वागत है UWD स्टोरीज चैनल पर। तो आज की वीडियो रोमांचक होने के साथ साथ डरावनी भी है। इस वीडियो में क्या आत्मा वापस आ सकती है? आत्मा की वापसी का यह वीडियो काफी रोमांचक और रहस्यों से भरा है। तो अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगाकर चलते हैं वीडियो की ओर। बुर्ज पर हवा का तीखा झोंका पड़ा और खिड़की से लटका वह इंसान गिरता गिरता बचा। फटाक की ध्वनि हुई और खिड़की का पट टूटकर गिरा। जीवन मौत के इस खेल में उसे सांस रोक देनी पड़ी। उसके जिस्म पर काला चुस्त लिबास था। भयंकर सर्द रात में वह जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर लटका हुआ था। रात्रि का तीसरा पहर जारी हो चुका था और दूर तक भयानक सन्नाटा छाया था। नीचे अंधकार और ऊपर बादलों का आकाश। काफी प्रयास के बाद वह पहरेदारों की नजर बचाकर यहां तक चढ़ पाया था। कुछ देर तक वह सांस रोके लटका रहा। उसके बाद पुनः उसने अपना अभियान जारी कर दिया। वह खिड़की में समाता चला गया। इत्मीनान के साथ उसने नीचे एक रस्सी बांधकर लटका दी। अंदर के डरावने अंधकार को उसने घूरा और भद्द के हल्की आवाज पैदा करके अंदर कूद गया। उसने छोटी सी पेंसिल टॉर्च जला दी। जेब से एक नक्शा निकालकर फर्श पर फैला दिया। नक्शे को देखने के बाद वह दीवार पर टॉर्च का प्रकाश डालने लगा। धीरे धीरे उसने इस गोल कमरे का निरीक्षण कर लिया। कमरे में 3 दरवाजे थे जो अलग अलग दिशाओं में खुलते थे। तीनों दरवाजे बाहर से बंद थे। वह एक दरवाजे के पास रुक गया। पीठ से थैला उतारकर उसने एक काला औजार निकाला और फिर दरवाजे को खोलने का उपक्रम करने लगा। द्वार लकड़ी का था। काला औजार एक स्थान से लकड़ी को काटने लगा। धीरे धीरे उसने इतना स्थान बना लिया कि दूसरे तरफ हाथ डाला जा सके। उसने दूसरी तरफ का ताला खोलने के लिए पेचकस जैसा दूसरा औजार निकाल लिया था। अभ्यस्त चोर के समान ताला खोलने में वह कामयाब हो गया। दरवाजा खोलकर वह दूसरी तरफ पहुंचा। यहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का क्रम था। पैरों में छड़े क्रेपसोल के जूते किसी प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं कर रहे थे और वह सावधानी से चक्करदार सीढ़ियां उतरता जा रहा था। फिर उसने एक हाल जैसे भाग में प्रवेश किया। अंधकार अब भी ज्यों का त्यों विद्यमान था और इस विशाल इमारत में फ्यूज उड़ाने का काम भी उसी ने किया था। हॉल में एक किनारे बारीक सी दरार थी जिससे बहुत धीमा पीला प्रकाश छन रहा था। वह इंसान उसी दरार के पास रुक गया। तभी उसे हल्की आहट महसूस हुई और पेंसिल टॉर्च बुझाकर वह सावधानी से एक खुले द्वार में समा गया। आहट थोड़ी ही देर में बंद हो गई। वातावरण में गहरा सन्नाटा था। उसने दरार के पास पहुंचकर दरवाजे को देखा। फिर उचक्कर उसने ऊपर लगा लोहे का रॉड पकड़ लिया। सीने के बल खींचकर वह ऊपर लगी जाली तक पहुंच गया। वह जाली किसी रोशनदान की थी। जाली के अंदर जो शीशा लगा था वह काले पेंट से रंगा गया था। उसने बहुत सावधानी से जाली को काटना शुरू किया। बहुत हल्की किरकिर की ध्वनि पैदा होने लगी। करीब 10 मिनट में उसने जाली को काट दिया। उसके बाद जाली एक तरफ सटाकर रख दी। शीशे पर हाथ घुमाया और एक दूसरा औजार निकालकर शीशे में बहुत मामूली सा गोल सुराख बनाने लगा। शीशे की किरचें उसने अपनी तरफ निकाल लीं। बने हुए सुराख से उसने आंख सटा दी। उसकी सुर्ख आंख अब अंदर का दृश्य देख रही थी। अंदर काफी लंबा चौड़ा हॉल था। दीवारों पर कुछ मोमबत्तियां लगी थीं। कुछ मध्य में लटके फानूस में जलकर शोभा बढ़ा रही थीं। हॉल की दीवारों पर राजा महाराजाओं के जमाने की कलाकारी नजर आ रही थी। एक तरफ पुराना सा सिंहासन पड़ा था। फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछी थी। अनेक मेज, आलमारियां तथा कांच के बड़े बर्तनों में नायाब वस्तुओं का संग्रह था। वह वस्तुएं ऐतिहासिक काम से लेकर आधुनिक काम तक की थीं। लगता था जैसे यह संग्रहालय का मुख्य हॉल है। बीच में सुनहरी चैनों के बीच बहुत सुंदर रंग बिरंगे शीशों पर खड़ी थी एक प्रतिमा। प्रभावित करने वाली सुंदर मूर्ति जो इंसानी कद के बराबर ही थी। अचानक अगर कोई देखे तो यूं लगता जैसे वह किसी देश की सुंदर राजकुमारी है। निगाह झुकी, प्रीतम का इंतजार करती बाहें, होठों पर गोपनीय मुस्कुराहट। प्रतिमा में अनोखी चमक दमक थी। उसके कंधे पर एक उल्लू विराजमान था। उल्लू भी एक बुत था जिसके नेत्रों में हिंसा, क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं झलकती महसूस होती थीं। कुछ मिनट तक यह इंसान प्रतिमा को ठगा सा निहारता रहा। अचानक उसने पल को झपकाई और अन्य वस्तुओं को निहारने लगा। इस प्रतिमा के निकट ही 4 इंसान बैठे ताश खेल रहे थे। वह पहरेदार थे।
संग्रहालय के 4 हॉलों के चारों रक्षक यहीं बैठे थे। उस इंसान ने जेब से एक गोली निकाली और सावधानी के साथ गोली सुराख से अंदर फेंक दी। सुराख पर उसने हथेली लगा दी ताकि अंदर का प्रभाव उस पर भी न हो जाए। गोलो फर्श पर लुढ़कते ही फट गईं। फटने की कोई ध्वनि नहीं हुई। उससे बारीक धुर्वे की लकीर उठकर वातावरण में फैल गई। इधर इस इंसान की निगाह कलाई घड़ी में धूमने वाली सेकंड की सुई पर जमी थी। यह निश्चित समय का इंतजार करने लगा। 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा मिनट, और उसने हाथ हटा दिया। अंदर झांका। चारों पहरेदार लुढ़क गए थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर विलीन हो गई। उसने हाथ मारकर शीशे का एक हिस्सा तोड़ दिया। उसके बाद अंदर हाथ डालकर सिटकनी खोल दी। पूरा रोशनदान खुल चुका था। वह अंदर घुसने का उपक्रम करने लगा। जल्दी ही वह अंदर की दीवार पर झूल रहा था। फर्श पर कूदते ही उसने अपनी हथेली को चूमा और सबसे पहले बाहर निकलने का दरवाजा खोल दिया। यूं द्वार पर पर्दा पड़ा था और एक दूसरे हिस्से में ठीक प्रतिमा के पीछे नीले रंग का पर्दा फैला था। आने वाले ने एक प्लास्टिक का थैला बैग से खींच लिया। उसे उम्मीद थी कि बाहर पानी बरसने लगा होगा, क्योंकि मौमस का हाल उसकी जानकारी में था। उम्मीद थी कि आज रात तूफानी वर्षा होगी, तेज आंधी चलेगी। तभी भयानक तौर से बादलों का गर्जन हुआ। कहीं से हवा का झोंका आया और फानूस हिलने लगा। उसके हिलने पर घुंघरू से बज उठे। एक बारगी तो वह घुंघरुओं की झनक से बौखला गया, मगर जब उसने निगाह उठाई तो देख लिया कि फानूस पर बहुत छोटे खूबसूरत घुंघरू लटके हैं जो हिलने के कारण बज उठे हैं। बाहर दूर बादलों के झुंड ने इस तरफ दौड़ भरी। कालापन छाया, बादल सिर धुनने लगे, बिजली चमकी, गड़गड़ाहट से आकाश चीख उठा और झमाझम पानी बरस उठा। तब एक झाड़ी में छिपी बरसाती पहने एक स्याह आकृति सिर उठाकर बुर्ज की तरफ निहार रही थी। कदाचित उसे भी किसी का इंतजार था। दूसरी ओर पीछे वाली सड़क के किनारे छिपी थी एक ऑस्टेन, जिसकी अगली सीट पर सिपरेट का सितारा चमक रहा था। पानी बरसा। सिनेट का सितारा गुम हो गया। झाएं झाएं और साएं साएं हवा की पुकार थी। जब कभी बिजली चमकती तो रोशनी से यह लगता जैसे आज रात इतिहास की कोई तूफानी रात बनने वाली है। वह इंसान प्रतिमा की तरफ बढ़ रहा था। उसे इसका जरा भी आभास नहीं हुआ कि कुछ पल पहले नीले पर्दे का एक चौकोर स्थान फट गया था और उसमें से एक गौर वर्ण आधा चेहरा उभर आया था, और उस चेहरे की नीली खूबसूरत आंख इस दृश्य को देख रही थी। सुनहरे बालों की कुछ लटें गाल तक आ गई थीं। निश्चित रूप से वह कोई युवती थी। चोर ने प्रतिमा के सामने पहुंचकर अपना काम शुरू किया। वह चेन पार करके अंदर घेरे में पहुंचा। तभी आंधी का तूफान खिड़कियों को बजाता, शीशों को तोड़ता प्रविष्ट हुआ और फानूस जो तेजी के साथ हिला तो मोमबत्तियां बुझ गईं। दीवारों की मोमबत्तियां भी बुझ गईं। वातावरण में घुंघरुओं की तीव्र आवाज ऐसी लगने लगी जैसे आत्माओं की खनखनाहट अंधकार का सीना चीर रही है। एक बारगी वह सिर से पांव तक कांप गया और अचानक प्रतिमा के हाथ झटके से उसकी गर्दन पर टिक गए। वह चीख उठा। भयंकर चीखों में उसका गला घुटने लगा। बेबस पक्षी की तरह यह छटपटा उठा। डूबती चीखें, घुंघरुओं की झनकार, तूफानी वर्षा, हवा की साएं साएं। महल में एक साथ अनेकों किस्म की आवाजें गूंज उठीं। उनमें उस इंसान की तड़पती चीखें बहुत खौफनाक तरीके से एक बुर्ज पर गूंज फैलाकर हवा में मिल गई। धीरे धीरे इंसान की चीख बंद हो गई, लेकिन प्रकृति का तूफान बंद न हुआ। पीछा करने वाला भी पानी में उतर गया। देखते ही देखते वह भी किनारे लग गया। नहर के बाद 4 दीवार थी, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। दोनों ने आगे पीछे 4 दीवारी को पार किया। पीछा करने वाला 4 दीवारी के पास ही चिपक कर खड़ा रहा और अगला साया दबे पांव सड़क पर आ गया। पिछले इंसान ने किसी कार के इंजन के जागने का स्वर सुना। वह तुरंत लपक कर एक दिशा में चल पड़ा और एक झाड़ी में छिपी मोटरसाइकिल को सड़क पर उतार लाया। उसी समय वह कार स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल धीरे से कार के पीछे लग गई। अब यह अनुसरण सड़क पर जारी हो गया था। मोटरसाइकिल बड़ी सतर्कता के साथ पीछा कर रही थी। चालक इतना अभ्यस्त था कि बिना हेडलाइट जलाए ही आगे बढ़ रहा था। सड़क पर जगह जगह पानी भर गया था। कई बार मोटरसाइकिल गिरते गिरते बची। वीरानगढ़ का भूतपूर्व प्रेत महल बहुत पीछे छूट चुका था। वह महल जिसमें किसी जमाने में प्रेतों का इतिहास जुड़ा पड़ा था, जहां जमीन के अंदर भूल भुलैया सुरंगें थीं, लेकिन युग बदलते बदलते
इतिहास का नया पृष्ठ शुरू हो चुका था। जिस महल पर खातून की आत्मा का साम्राज्य रहा था, वह अब रंग महल के नाम से पुकारा जाता था। वीरानगढ़ रियासत का सबसे सुंदर पिकनिक गाह यही स्थान था, जहां सैलानियों का जमघट लगा रहता था। महल के पीछे बहती थी पहाड़ियों से निकली नदी। 3 तरफ हरी भरी पहाड़ियां और एक और मैदानी इलाका, जहां वीरानगढ़ का छोटा सा शहर आबाद था। इसी आबादी में कुछ अलग थलग वीरानगढ़ के भूतपूर्व महाराजा चंद्रसिंह का बंगला था। राजा चंद्रसिंह का शरीर काफी बूढ़ा हो चला था और अब वह चारपाई पकड़ चुके थे। अधिकांशतः बीमार रहने के कारण उनका शरीर जीर्ण हो चुका था। राजा चंद्रसिंह कर्नल विनोद और कर्नल रंजीत के पिता, यह दोनों जुड़वां भाई इस रियासत के वंशज थे, लेकिन समय ने कुछ ऐसा खेल खेला था कि भरी जवानी तक इन्हें अपनी रियासत का ज्ञान नहीं हुआ था। और जब झांत हुआ तो वक्त काफी गुजर चुका था। रंजीत गरीब घराने में पला था। राजवंशी अत्याचारों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली शत्रुता के कारण उसे अपने जीवन में भीषण कठिनाइयों का सामना करके गरीबी से लड़ना पड़ा था। और जब वह भारत का खतरनाक जासूस बन गया तो उसे अपनी रियासत से नफरत हो चुकी थी। जिक्र रंगमहल का था। रंगमहल अब संग्रहालय है। पुरातन कला की ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह यही है। इसी रंग महल में आज रात तूफान उठा था। तूफानी रात इस महल के लिए अभिशाप है। आज रात की सचमुच भयानक सिद्ध होती जा रही थी। पीछा करने वाला सवार अचानक चौंका। अगली कार सुनसान कच्ची सड़क पर मुड़कर रुक चुकी थी। सवार ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और उसे एक किनारे झाड़ियों में सरका दिया। अगली कार घने अंधेरे में छिप सी गई। अनुमान के सहारे वह बिना टॉर्च जलाए आगे बढ़ता रहा। कार के समीप पहुंचकर वह रुक गया। अंधकार में डूबी कार के अंदर कोई हरकत नहीं थी। वह सोच ही रहा था कि क्या करे। सहसा करीब ही किसी नारी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। वह बौखलाकर पलटा। चीख दोबारा गूंज उठी। वह तेजी के साथ उस तरफ अग्रसर हुआ जहां ऊंचे नीचे टीलों का क्रम फैला था। अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। गड्ढे में भरा जल उसके नाक मुंह में घुस गया। फुर्ती के साथ वह उठा। अब उसने टॉर्च जला दी। बारिश की धारें टॉर्च के प्रकाश में धुंधली दीवार खड़ी करने का प्रयास करने लगीं। उसने आसपास का इलाका छान मारा, मगर नारी चीख का कारण समझ में नहीं आया। एक जगह खोजने पर उसे पांवों के निशान अवश्य मिले। वह उन्हीं पदचिन्हों के सहारे बढ़ने लगा। पांवों के उन निशानों में वह इस कदर खो गया कि उसे कार का जरा भी ध्यान नहीं रहा। निशानों ने उसे एक लंबा चक्कर कटवा दिया और तब वह बुरी तरह चौंक पड़ा जब गीली जमीन पर बने निशान एकदम गायब हो गए। चौंकने का कारण सिर्फ इतना था कि घूम फिर कर वह अब उसी स्थान पर आ गया था जहां कार छोड़कर गया था। मगर अब कार गायब थी और टायरों के निशान बताते थे कि बैंक होकर कार पक्की सड़क पर गई है। उसके दिमाग के तार झनझनाए। धोखा। लगभग भागता हुआ वह सड़क पर आया। कार वास्तव में गायब हो गई थी। वह तेज चाल से अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। यह देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ कि मोटरसाइकिल के दोनों पहियों की हवा निकाल दी गई है। टॉर्च के प्रकाश में वह अपनी मोटरसाइकिल का निरीक्षण कर रहा था। अचानक उसकी निगाह मोटरसाइकिल में लटके बैग पर जम गई। बैग खुला था, जबकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि बैग उसने अब तक नहीं खोला। शायद हवा निकालने वाले ने बैग की तलाशी भी ली थी। उसने बैग में हाथ डाला। सब वस्तुएं मौजूद थीं, अलबत्ता एक वस्तु और मौजूद थी। वह था एक हरे रंग का लिफाफा। लिफाफा कुछ पीला हो गया था। उसने जल्दी से लिफाफा फाड़ा और बारिश से पत्र बचाने के लिए रेन कैप से ढक दिया। एक छोटा सा पुर्जा था जिस पर लिखा था, प्रतिमा के पास मत जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। उसने पुर्जा उलट पलट कर देखा और अगले ही क्षण वह चौंक पड़ा। पुर्जे पर लिखी गई इबारत गायब हो गई। अब यह कागज एकदम सादा था। उसने कागज जेब में रखा, मोटरसाइकिल से बैग निकालकर कंधे पर रखा। थोड़ी दूर तक वह मोटरसाइकिल को घसीटता रहा, फिर उसने एक सुरक्षित स्थान में उसे छोड़ दिया। जोर स्वयं पैदल ही सड़क पर बढ़ चला। लगभग 1 घंटे बाद वह आबादी की सीमा में पहुंच गया। पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी। गलियां, सड़कें, इमारतें, सभी कुछ भीगा था। कई सड़कें और गलियां पार करने के बाद वह एक टूटे फूटे मकान में समा गया। मकान में धीमी रोशनी अब भी जल रही थी। यह जिस कमरे में रुका, वहां एक इंसान आराम से उसके बिस्तर पर सो रहा था। सोने वाला अकेला नहीं था, उसके साथ एक युवती भी थी
दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े सो रहे थे। यह इंसान दबे कदम कमरे में आया था और अब इस जोड़े को देखकर बिदक सा गया। वह कमरे से बाहर निकल गया, एक दूसरे कमरे में पहुंचकर वस्त्र उतारने लगा। अचानक उसने झुंझलाहट में एक घंटी बजा दी और कुछ सेकंड बाद ही लंबा सा सांवला व्यक्ति, जो काफी शक्तिशाली लगता था, कमरे में दाखिल हुआ। मकान का द्वार भी इसी व्यक्ति ने खोला था। उसने अदब से सिर झुकाया। तुम क्या मूर्ख हो? वह गर्जा चेहरे पर क्रोध की झलक लिए। मैं समझा नहीं सर। सर के बच्चे, मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो। पॉसिबल सर। ये इंसान यहां कैसे आया? कौन सर? जो मेरे कमरे में मेरी बीवी के साथ सो रहा है। सर। उसका स्वर अटक गया। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, तुम्हें इसीलिए रखा है। मगर मैं क्या करूं सर? मिस्सी भी हमारा सर तोड़ने को बोला था। क्या बोला था? बोला हमारे मामले में टांग अड़ाएगा तो हम तुम्हारा सर तोड़ देगा। ऐसा क्यों बोला? वह कहीं बाहर गया था, हमको नहीं बताया कहाँ गया। लौट कर आया तो वह साहब साथ था। हम पूछा ये कौन है? जवाब में धमकी मिला। हम फिर चुपचाप सो गया। आइंदा ख्याल रखना, मेरी इजाजत लिए बिना तुम किसी भी अनजान आदमी को अंदर नहीं आने दोगे। चाहे मिस्सी ही तुमसे क्यों न कहे, जरूरत पड़ने पर तुम अपनी ताकत भी आजमा सकते हो। आप हुक्म दें तो अभी ताकत आजमा दूं। अब इसकी जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ताकतवर नौकर पेशा व्यक्ति चला गया और कपड़े उतारने के बाद स्लीपिंग गाउन डालकर यह इंसान पुनः शयन कक्ष की तरफ चल पड़ा। शयन कक्ष की स्थिति अब भी वैसी ही थी। वह मुट्ठियां भींचकर चहलकदमी करने लगा। घड़ी ने 4 बजा दिए। उसने शयन कक्ष का द्वार अंदर से बंद किया और बाथरूम में घुस गया। पानी की बाल्टी भरकर वह वापस पहुंचा। मारे क्रोध के उसने पूरी बाल्टी मसहरी पर डाल दी। एक तो ठंडक और ऊपर से पानी की बौछार। युवती ने बौखलाकर लिहाफ हटाया और यह देखकर वह कम चकित नहीं हुआ कि युवती के अलावा बराबर में 2 लंबे गांव तकिए भीग रहे हैं। युवती का शरीर आधा नंगा था। तुरंत उसने चीख कर कहा, क्या बेहूदगी है? और फिर वह उछलकर बाहर निकली, मगर आवाज की लड़खड़ाहट बताती थी कि वह गहरे नशे में है। फर्श पर आते ही एक बारगी वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके नेत्र बोझिल हो रहे थे। किसी तरह उसने अपना गाउन ठीक किया। कमीनी औरत, कहाँ गया तुम्हारा वह आशिक? कौन सा आशिक? उसने मुंह बिचकाकर उंगलियां नचाई। तुम मेरे 12वें आशिक हो। मैं 13वें आशिक की बात कर रहा हूं, जो आज रात तुम्हारा शरीर सेक रहा था, गुर्रा कर उसने कहा। युवती एग्लो इंडियन थी। उसने अपने बॉबकट बालों को झटका दिया और फिर माथे पर इस प्रकार उंगलियां रगड़ने लगी जैसे कुछ याद कर रही हो। झुकती हुई वह फर्श पर ही बैठ गई। मेरी बात का जवाब दो, वरना अभी तलाक दे दूंगा। लगता है तुमने खूब शक्कर पी है। उस स्वर आदमी के जाल में तुम कैसे फंस गई? अगर यह आदमी स्वर होता मिस्टर पाजी, तो तुम्हारी यह बुलबुल कभी उसके जाल में न फंसती। निश्चित रूप से वह तुमसे कम दमखम वाला न होगा। कमरे में गूंजने वाला यह स्वर पुरुष का था। उसने एकदम पलट कर देखा। मसहरी के नीचे से एक इंसान बाहर निकला और इत्मीनान के साथ सिगरेट सुलगाने लगा। उसने बाईं आंख दबाई और आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ आओ। उसके बाद वह तेज कदम रखता हुआ कमरे से बाहर हो गया। उसकी आवाज में न जाने क्या सम्मोहन था जो पति महोदय पीछे पीछे चल दिए। बाहर से शयन कक्ष का द्वार बंद करना वह नहीं भूला था। अगला इंसान राहदारी में चल रहा था। यह निकट पहुंचा। यह अच्छा नहीं है, उसने कहा। क्या अच्छा नहीं है? वह तुम्हारी भाभी है। उसने अट्टहास लगाया, फिर बोला, मैं खूब समझता हूं, जानता हूं कि इस युवती का नाम मेरीना है और उसका बीता हुआ इतिहास भी बता सकता हूं। तुम इसका नाम कैसे जानते हो? मेरा पेशा ही ऐसा है। लेकिन तुम मेरी हर बात में अपन टांग क्यों अड़ाते फिरते हो? तुम लोगों के चक्कर में मैं कंगाल हो गया। आगे के शब्द उसने पूरे किए। और अब लखपति बनना चाहते हो, यही ना? अब तक वह एक द्वार में दाखिल हो चुका था जिसमें कुछ देर पहले आने वाला कपड़े उतार चुका था। हाँ, मैं लखपति बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें गैर कानूनी ढंग से लखपति बनता नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे निजी जीवन से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। कर्नल रंजीत, उसने मेज पर घूंसा मारा। चिल्लाओ नहीं मिस्टर जौहर, रंजीत ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं जानता हूं वीरानगढ़ तुम किस चक्कर में आए हो। सिर्फ तुम ही नहीं, 4 नामवर चोर यहां पधारे हैं, जिनमें से एक की लाश मैं पुलिस स्टेशन से देखकर आ रहा हूं।
और उस समय तुम्हारी यह मेरीना डार्लिंग भी मेरे साथ थी। मैं चाहता तो प्रमाण सहित इसे भी बंद करवा देता, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी जो पिछले माह स्विट्जरलैंड में हुई थी उसमें इसका नाम आता है। पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर यह फरार हो गई थी जब इसने बताया कि शादी कर ली है और अपने पति सहित वीरानगढ़ में रह रही है, तो पति से मिलने की उत्सुकता जाग उठी, क्योंकि यह पति का नाम बता चुकी थी। और चूंकि तुम इसके फर्जी पति थे, इसलिए मेरीना को पुलिस के हवाले नहीं किया। सोचा क्यों न पति महोदय से मिलकर असल माजरा जान लिया जाए और बंदा परवर सीधा यहाँ रात गुजारने आ गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके साथ रात गुजारो। क्या हर्ज है अगर 13वां आशिक पैदा हो जाए? तुम्हें इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि तुम जैसा आदमी आजीवन शादी नहीं कर सकता, और जानना यह चाहता हूं कि यह किस प्रकार का समझौता है। तुम यहाँ कैसे आए मेरीना के साथ? मैं इस शहर की बात कर रहा हूं। किसी जमाने में हमारे पूर्वजों की रियासत थी। मेरा यहाँ आना कोई नई बात नहीं है। राजा चंद्र सिंह मेरे पिता हैं। रंजीत, कम से कम मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम बिना मकसद वीरानगढ़ तशरीफ ले आओ। मैं अच्छी प्रकार जानता हूं कि तुम अपने पूर्वजों से नफरत करते हो। अपने पिता की लंबी चौड़ी जायदाद न तुमने संभालनी चाहिए और न तुम्हारे जुड़वां भाई विनोद ने उसे स्वीकार किया। एक जमाने से यह रियासती इतिहास काले धब्बों से भरा हुआ है। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ मालूम किया और आजकल इस बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि खातून की आत्मा क्या बला है, जो प्रेत अस्तित्व की तरह इस वंश की तबाही शुरू से करती आ रही है। खातून की आत्मा? रंजीत के चेहरे पर कठोरता आ गई। आंखें लाल सुर्ख हुईं, जबड़े भींच गए। एक बारगी उसके दिमाग में बहुत पुरानी बातें चलचित्र की तरह घूम गईं और उसका शरीर कंप आ गया। पता नहीं भय के कारण या आवेश के कारण। मैं तुम्हारी मनोदशा भांपने का प्रयास कर रहा हूं। विश्वास रखो, मैंने तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहा है। मैं यहाँ एक खास कारण से आया हूं। ये खास कारण भी मैं जानता हूं, तो तुम अपने मुख से सुना दो, अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी विपत्ति कुछ इंसानों के ऊपर मंडराने वाली है। समझ में नहीं आता असल मामला क्या है। वह प्रतिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि आदमी जान की बाजी लगाकर भी उसे प्राप्त करना चाहता है। सुना जाता है कि प्रतिमा रहस्यमय ढंग से एक तूफानी रात में संग्रहालय के अंदर आ गई थी। वह मुख्य हॉल में कैसे पहुंची इसकी जानकारी किसी को नहीं, जबकि रंग महल के संग्रहालय में 24 घंटे पहरा रहता है। तुम्हें उस प्रतिमा से क्या दिलचस्पी है? जो बात तुम कहना चाहते थे उसको दूसरे ढंग से मैं कह सकता हूं। क्या तुम पूरा किस्सा सुनोगे? वही सुनने के लिए आया हूं, लेकिन एक शर्त पर। वह क्या? मेरी बात सुनने के बाद तुम खातून की आत्मा का किस्सा जो सत्य है मुझे बताओगे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, इस मुहिम पर बहुत से संसार प्रसिद्ध जासूसों ने काम किया, लेकिन मुहिम की असलियत तथा सारी केस फाइल अंत में जला दी गई थी, और वह मुहिम खातून की आत्मा के सिलसिले में चलता। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। काश उस मुहिम पर मैं भी साथ होता तो आज इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। रंजीत गंभीर हो गया। क्या शर्त मंजूर नहीं है? मंजूर है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि उस बात को हमेशा अपने सीने में दबाकर रखोगे। इसमें एक राजवंशी घराने की मान मर्यादा का प्रश्न है, या यूं समझ लो कि कर्नल विनोद और कर्नल रंजीत के पूर्वजों की इज्जत का प्रश्न है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चोर और ठग जरूर हूं, लेकिन तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। तब ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। वादा रहा। रंजीत ने हाथ बढ़ाया, जौहर ने हाथ थाम लिया। दिन निकल आया, अतः उन्हें अपनी बात स्थगित कर देनी पड़ी और रंजीत ने अपना वेश बदला। जौहर शुरू से ही मेकअप में था। दोनों उस पिकनिक गाह की तरफ रवाना हो गए जो आजकल सैलानियों का अड्डा बना हुआ था और करीब एक सप्ताह से भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी। वह स्थान रंग महल था। हरी भरी पहाड़ियों के त्रिकोण में सांस लेता रंग महल, रुपहले वातावरण में चमक दमक के साथ सिर उठाता रंग महल। आकाश को छूने का प्रयास करते बुर्ज पुराने इतिहास के पन्ने झलकाते नजर आते थे और यूं लगता जैसे मीलों तक फैला यह महल किसी जमाने में रियासत की शान रही होगी। मुख्य गेट एक पुल के रूप में था जिसे आवश्यकता अनुसार हटाया जा सकता था। पुल के हटाते ही नहर पड़ जाती थी। किसी जमाने में नहर के अंदर खतरनाक जीव छोड़े जाते थे ताकि पुल हटाने के बाद महल की सरहद में कोई कदम न रख सके। पहले चार दीवारी काफी ऊंची थी, मगर अब जगह जगह से टूट जाने के कारण
उसे नीचाई में काटकर नया डिजाइन दिया गया था। पिछले भाग में जहां कभी खंडहर थे, एक झील का निर्माण हो चुका था, जिसमें रुपहले बादलों की घटा अक्सर पड़ती रहती थी। झील के स्वच्छ जल में रंगीन मछलियां तैरती नजर आती थीं। चारों तरफ पिकनिक का होने के कारण वहां बोतलों का ढेर सा लग जाता था, जो अधिकांश बियर की होती थी। अपार भीड़ सुबह से ही उस रहस्यमय प्रतिमा को देखने आ गई थी, जिसके बारे में दावा भी गलत नहीं था। गाइड उस प्रतिमा के बारे में तरह तरह की बात सैलानियों को सुनाते थे, मगर यह वास्तविकता कोई नहीं जानता था कि एक तूफानी रात में अचानक वह संग्रहालय में मुख्य हॉल में आई कहां से। पिछली तूफानी रात में एक भयंकर वारदात हुई थी। कोई नामवर चोर उस प्रतिमा को चुराने के चक्कर में संग्रहालय के मुख्य हॉल तक पहुंचा था और रहस्यमय ढंग से हृदय गति रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही पता चलता था। यह मौत ठीक प्रतिमा के सामने हुई थी। पहरेदारों का कथन है कि उस समय वह गहरी नींद में सो गए थे। उन्होंने किसी आदमी को संग्रहालय के हॉल में दाखिल होते नहीं देखा और न मरते देखा। उनकी आंख तो सुबह ही खुली। यह नींद गहरी बेहोशी के अलावा कुछ नहीं थी। चोर की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके पास पाए गए औजारों से साफ मालूम होता था कि वह संग्रहालय में प्रतिमा चुराने गया था। यह घटना सनसनीखेज थी और आज भी वह प्रतिमा उसी प्रकार अपने स्थान पर खड़ी थी। उसके दमकते अंग असाधारण व्यक्ति तक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। आदमी जब उसे देखता तो ठगा सा देखता रह जाता। हर आदमी के दिल में एक ही इच्छा उत्पन्न होती, प्रतिमा को बाहों में जकड़ ले, ठीक उस प्रेमिका की तरह जो वर्षों से दूर रहने के बाद अचानक मिल गई हो। आज संग्रहालय की सुरक्षा के लिए एक सैनिक दस्ता भी आ गया था, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग से यह शंका प्रकट की गई थी कि प्रतिमा को चुराने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय गुंडे भारत आ चुके हैं। इस समय उसकी कीमत $2 लाख तक आंकी जा रही थी। 2 खाल डॉलर के चक्कर में कोई भी इंसान अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। जौहर और रंजीत रंग महल के अन्य भाग में घूमते फिरते संग्रहालय के इस हॉल तक पहुंच गए। जौहर के कंधे पर कैमरा टंगा था। उसने प्रतिमा के चित्र अनेक कोणों से खींचे और फिर उसके पास जाकर टहलने लगा। यह प्रतिमा का प्रत्येक भाग बड़ी बारीकी के साथ देख रहा था। उसके अलावा कुछ अन्य लोग भी बारीकी से प्रतिमा का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ सोचकर जौहर ने एक कदम घेरे के अंदर रखना चाहा, तभी उसके कंधे पर किसी का वजनी हाथ पड़ा। बड़ी शालीनता के साथ किसी ने कहा, कृपया इसके अंदर कदम न रखिए, यह दूर से देखने की वस्तु है। जौहर पीछे हट गया। उसने सिगार सुलगाया और प्रतिमा को घूर घूर कर देखने लगा। उसे यूं लगा जैसे वह प्रतिमा उसका मुंह चिढ़ा रही है। मन ही मन जौहर सोच रहा था, काश यह प्रतिमा उसके हाथ लग जाए। वास्तविकता यह थी कि वह इसी मकसद से वीरान गढ़ आया था और इस बात की खबर भी उसे मिल चुकी थी कि कितने दल प्रतिमा की चोरी करना चाहते हैं। पिछली रात तूफानी थी। उसे खबर मिली कि एक प्रसिद्ध चोर आज रात हाथ साफ कर जाएगा। वह पूरी व्यवस्था के साथ आ रहा था। तुरंत जौहर ने अपना अभियान शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि जब चोर महल से प्रतिमा निकालकर फरार होने का प्रयास करेगा, तब वह हर हालत में उससे छीन लेगा। मगर चक्कर उल्टा फंस गया। वह चीखें जौहर को खूब याद थीं और जिसका पीछा उसने किया था वह भी जौहर जैसे नामी आदमी को चोट दे गया। वैसे जौहर का अपना अनुमान था कि जिसका उसने पीछा किया वह कोई औरत थी। ऐसा उसके पांवों के निशान से प्रतीत हुआ था, मगर संदेह विश्वास में नहीं बदल सका। रंजीत एक किनारे खड़ा दर्शकों को निहार रहा था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भाव नहीं थे। कुछ देर तक वह उसी प्रकार खड़ा रहा। कैमरा उसके पास भी था और समय समय पर वह फोटोग्राफ भी खींच रहा था। यह बात दूसरी थी कि प्रतिमा के बजाय वह संदेहप्रद इंसानों की तस्वीरें खींच रहा था। यह काम वह बड़ी सावधानी से कर रहा था। अचानक उसकी निगाह नीली आंखों वाली एक जवान स्त्री पर पड़ी। उसके सुनहरे बाल कंधों को चूम रहे थे। होठों की मुस्कुराहट से उसका चेहरा और भी सुंदर नजर आ रहा था। उसके ठीक पीछे एक विचित्र सा मानव छतरी उठाए चल रहा था। छतरी को उसने युवती के सिर से ऊपर उठा रखा था और बराबर अदब के साथ चल रहा था। देखने से लगता था जैसे युवती कोई राजकुमारी है और वह व्यक्ति कोई अंगरक्षक या गुलाम है। उस व्यक्ति के चौड़े कंधे तथा हाथों का कसाव विलक्षण शक्ति का परिचय दे रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके रंगत तांबे जैसी थी,
जो अफ्रीका के एक मुल्क का हवाला बयान कर रही थी। गोल गोल आंखें इस प्रकार नजर आ रही थीं जैसे दो अंगारे रख दिए गए हों। युवती प्रतिमा के पास जाकर रुक गई और जिस समय उसका चेहरा एक पल के लिए भी सामने नजर आया, रंजीत ने उसका फोटो खींच लिया। उसके बाद वह हिला। वह हॉल से निकलकर बाथरूम में पहुंचा और डायरी के एक पन्ने पर कुछ लिखने लगा। पन्ना फाड़कर उसने मुट्ठी में दबाया और पुनः हॉल में जा पहुंचा। टहलता हुआ वह एक ऐसे इंसान के पास जा पहुंचा जो दाढ़ी मूंछ वाला गाइड था। रंजीत उससे अनजाने में टकरा गया। गाइड बिदक गया। माफ कीजिएगा, नमूना सुंदर है, हर आदमी होश खो जाएगा। आप किस नमूने की बात कर रहे हैं? जो आपकी पॉकेट में है। इतना कहकर रंजीत ने रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा। गाइड ने पलकें झपकाई और फिर उसकी निगाहें दो अक्षरों पर उलझ गईं। जो रुमाल पर खड़े थे वह अक्षर BT थे। रंजीत माथा पोंछता हुआ एक तरफ जा चुका था और गाइड का हाथ जेब में फंस कर रह गया था। रंजीत ने टकराते समय डायरी का वह कागज उसकी जेब में डाल दिया था। गाइड हॉल के एक द्वार की तरफ जा रहा था। उधर रंजीत ने जौहर के कंधे पर हाथ रखा। चलना चाहिए, मुझे एक काम याद आ गया। अरे मास्टर, जितना इस बुट को देखोगे सम्मोहन में फंसते जाओगे। चलो। चलना ही पड़ेगा, जौहर ने उस युवती को घूरते हुए कहा, जो अब प्रतिमा के निकट आ गई थी और एक गाइड उसे प्रतिमा के बारे में अनाप शनाप कहानी सुना रहा था। ये वही युवती थी जिसकी तस्वीर अभी अभी रंजीत ने खींची थी। रंजीत ने चिकोटी काटी और जौहर का ध्यान टूट गया और मुस्कुराकर रंजीत के साथ चल पड़ा। वह दोनों रंग महल से बाहर आ गए। पार्किंग ग्राउंड से उन्होंने एक टैक्सी ली और शहर की तरफ चल दिए। ये महल शहर से लगभग 5 मील उत्तर में बना था। दोनों खामोशी से सफर तय कर रहे थे। यह खामोशी बराबर बनी रही। शायद दोनों के दिमाग अलग अलग विचारों में उलझे थे। शहर आ गया। मैं 1 घंटे के बाद लौटूंगा, रंजीत ने कहा। तुम उसी मकान में मिलना। कोई आवश्यक काम? यूं ही समझ लो। रंजीत ने उससे विदा ली। 1 घंटे के बजाय वह शाम को लौटा और रात गए जौहर से उसकी भेंट हुई। आज का वातावरण सामान्य था। दोनों ने हिस्की से अपने जिस्म को तरोताजा किया और मकान के कमरे में डिनर किया। मेरीना दोनों की खातिरदारी में जुटी थी। उसने भाग जाने का प्रयास नहीं किया था। हल्की फुल्की मजाकें चलती रहीं। कुछ देर बाद मेरीना हट गई तो जौहर ने कहा, अब हमें एकांत में बातें करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक कमरे का चुनाव कर लिया है। कमरे में होने वाली बातें बाहर नहीं पहुंच सकेंगी। ठीक है, आओ चलें। उस कमरे का द्वार अंदर से बंद कर लिया गया। एक मेज के आमने सामने बैठकर उन्होंने अपनी बातचीत का क्रम शुरू किया। उस समय मेरीना का बंबई में आगमन हुआ था और वह पेरिस से फरार होकर आ रही थी। अचानक उसका टकराव मुझसे एक होटल में हो गया। मैं उसे खूब जानता था और यह भी समझ रहा था कि वह अकेली नहीं होगी। साथ में यह कि भारत आने में उसका कोई न कोई मकसद अवश्य है। मेरीना सुंदर थी, साथ ही मेरे लिए लाभकारी। यूं दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय गुंडों पर अपनी पुरानी ढाक आज भी विद्यमान है। ये दूसरी बात है कि मेरी शक्ल से सब परिचित नहीं है। हाँ, तो मैंने मेरीना से मेलजोल बढ़ाया। मैं उसका मकसद जानना चाहता था और वह मेरी सूरत से परिचित नहीं थी। मेरीना को अपने कुछ चमत्कार दिखाए और वह मुझसे प्रभावित हो गई। वह था हिप्नोटिज्म का चमत्कार जो मैंने फ्रेंटाशिया से सीख लिया था। मेरीना को लगा जैसे जिस काम के लिए वह भारत आई है उसे हल करने में सबसे ज्यादा लाभकारी मैं प्रमाणित हो सकता हूँ। उसने मुझसे अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाया। कदाचित इन सब बातों की खबर वह किसी तक पहुंचाती रही। मैं हमेशा तो उसके पीछे नहीं रहता था क्योंकि मैं जानता था एक दिन वह खुद मुझसे सब कुछ साफ साफ बताएगी कि असलियत क्या है। सहसा घटना चक्र ने एक नया पलटा खाया। वह मेरी असलियत जान गई और उसने मुझ पर प्रकट भी कर दिया। उसके बाद वह मेरे साथ रहने का आग्रह करने लगी। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण हम इस कहानी को अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।